गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेंस। आज हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। वर्ग 8 का क्वेश्चन सीरीज है जो हिंदी से है। संभावित प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न है जो सेशन 2021 से 2022 की है। इससे 80 से 90% की क्वेश्चन टच करेगी। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। चलते देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क। अपने गांव आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? सुदामा जी जो थे, इस कविता में कहानी में है कि जो गए थे अपने मित्र कृष्ण से मिलने, और मिलने के बाद जब आते हैं तो वो अपने गांव को देखकर बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं। क्या है, देखते हैं आंसर में। क्योंकि वो जब उन्हें अपने गांव के क्योंकि जब उन्होंने अपने गांव वापस आया तो देखा कि मेरा गांव का रूप रंग बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। क्योंकि पहले गांव में झोपड़ियों थी, अभी गांव में महल हो गया है, इसलिए उन्हें भ्रमित हो रही थी। गांव के सभी घर अच्छे रूप में सज धज कर तैयार थे, जिसके कारण सुदामा को भ्रम उत्पन्न हुआ। स्वाभाविक है, जब मैं पहले की तरह देखती हूँ और बाद में अगर उससे और भी अच्छे कंडीशन में देखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ भ्रम तो स्वाभाविक रूप से ही होती है। उसी तरह सुदामा को भी भ्रम हुई। क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों थी? लेखक थे जो कि उन्हें इच्छा हो रही थी कि मैं बीमार पड़ूं। लेखक एक चतुर किस्म के व्यक्ति थे, क्योंकि लेखक के मन में ऐसा विचार था कि बीमार पड़ने पर उनसे मिलने सभी रिश्तेदार मिलने आए और भोजन भी अच्छा खाने को मिलेगा। साथ में फल फूल में अवश्य प्राप्त होगा। बच्चों, घर पर अगर कोई मेहमान जब आते हैं तो अपने साथ मिठाई या फल तो अवश्य लेकर आते हैं। उसी तरह लेखक को मन में भी आया कि अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो हमसे मिलने बहुत से रिश्तेदार आएंगे, साथ में अपने साथ फल फूल भी अवश्य लेकर आएंगे जो उन्हें मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग। लक्ष्मीबाई के बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? लक्ष्मीबाई जो थी, उनका यहाँ क्वेश्चन है कि उनका बचपन किस तरह का बीता। तो लक्ष्मीबाई का जन्म, बच्चे जानते होंगे कि कानपुर में उनका जन्म हुआ था। लक्ष्मीबाई का बचपन नाना के संग बर्छी, ढाल, किरपान और कटार के जैसे घातक खेलों के साथ बीता। लक्ष्मीबाई एक आम लड़की या स्त्री की तरह नहीं थी जो कि गुड़ियों के साथ खेले। वो बचपन से ही बर्छी, ढाल और किरपान और कटार के साथ ही खेलना पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? यहाँ जो है खुशबू रचते हैं हाथ से क्वेश्चन है कि क्या तात्पर्य है। तो आंसर देखते हैं। इससे यह तात्पर्य है कि गंदे हाथों से अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि साफ हाथ हो या अच्छे हाथ हो तभी हम काम कर सकते हैं। गंदे हाथ से भी अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। जैसे कि गंदे नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के पास रहने वाले गंदे लोग भी अगरबत्ती बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। जो गंदे नाले के पास जो लोग रहते थे वो क्या बनाया करते थे?
अगरबत्ती, और ये अगरबत्ती क्या क्या कार्य है कि और दूसरों को सुगंधित करते थे। बनाते थे कौन? जो नाले के किनारे व्यक्ति रहते थे कूड़े करकट के पास, और वो क्या बनाते थे? अगरबत्ती। और अगरबत्ती हमें क्या देता है? तो सुगंधित प्रदान करता है। नेक्स्ट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग क्वेश्चन में खेमा कसारे के होटल में क्यों काम करता था? क्वेश्चन है, एक खेमा एक लड़के का नाम है जो कसारे के होटल में क्यों काम करता था, इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो खेमा एक 8-9 साल का लड़का था जो जिसके भी दूध की दांत भी नहीं टूटी हुई थी, लेकिन गरीबी के कारण, पेट ना भरने के कारण वो कसारा के होटल में कार्य करता था। खेमा कसारे के होटल में अपना पेट भरने के लिए और अपने परिवारों के पेट के लिए और शिक्षा के लिए भी काम करता था। खेमा जो था वो कसारा के होटल में काम करता था क्योंकि उससे पेट भरता था, और उसके जो परिवार में जो लोग थे उससे जो आय होती थी उससे भी उसका पेट भरता था खेमा के परिवार को, जिससे खेमा को शिक्षा में भी काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 6। निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है? निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है? निराला जी जो लेखक थे उनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ था। निराला जी को जो दीनबंधु कहा गया है, निराला जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 21 फरवरी 1896 में, और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी, जिनको दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वे हमेशा दीनों को ही लगते थे। दीनों यानी गरीबों को ही सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहते थे, और रहते लगते वह भी दीनबंधु के समान हो गए, और उनकी सेवा में रहते वो अपने आप को गरीबों के भाई के समान हो गए। इसलिए निराला को दीनबंधु कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6। पीपल का वृक्ष हमारे लिए क्यों उपयोगी है? पीपल का नाम सुने और पेड़ भी आप देखे होंगे। इसका एक क्वेश्चन है कि पीपल का वृक्ष हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो पीपल, यहाँ कविता है पीपल के बारे में दिया गया है, जो कि कविता के रूप में व्यक्त किया गया है। पीपल कविता के लेखक गोपाल कृष्ण नेपाली जो हैं, जो यह कहते हैं कि पीपल वृक्ष मानव जीवन में बहुत उपयोगी है। कौन से वृक्ष मानव जीवन में सबसे उपयोगी है? तो कवि कहते हैं, लेखक गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि पीपल का जो वृक्ष है मानव जीवन में बहुत उपयोगी है। क्योंकि पीपल के वृक्ष से हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें पीपल के पेड़ से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिलती है? संजू जो डायरी लिखती है उसकी प्रेरणा किससे मिलती है? तो उत्तर में देखते हैं, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा अपनी माँ से मिली। संजू की जो माँ थी उसी से उसको संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली। प्रश्न संख्या झ देखते हैं। झ में है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद जो है वो हमारे मुस्लिम भाइयों की सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, जो कि ईद के नाम से हम जानते हैं। और ईद में
अमीना उदास थी इसलिए कि उसके पास किसी तरह का कोई पैसा ही न था, क्योंकि ईद का दिन उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं था और ना ही उसके पास पैसा था। इसमें एक ईदगाह जो कहानी है, इसमें हामिद नाम का एक नन्हा बालक है जिस पर कहानी आश्रित है, और नन्हा बालक जो अमीना जिसको दादी कहता है, वो यहाँ अमीना के नाम से उसे बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इया जो है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है? हामिद जो नन्हा बालक है वो मिठाई, क्योंकि स्वाभाविक रूप से है कि सभी बच्चे मिठाई और खिलौना ही मेले से लेना पसंद करते, लेकिन एक हामिद ऐसा लड़का है जो कि मेले में जाकर मिठाई या खिलौना न लेकर वो चिमटा ही क्यों लेता है? अब उत्तर देखते हैं। क्योंकि मिठाई या खिलौने से अधिक प्रेम उसे दादी अम्मा से था, क्योंकि हामिद को मिठाई या खिलौना से ज़्यादा वो अपनी दादी अम्मा को ही प्रेम करता है, क्योंकि दादी अम्मा जब रोटी बनाती है तो उस समय तवे से उसकी उंगलियां जल जाती है, जो कि हामिद देखता है और उसे अपनी दादी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह होने से वो मेले से खिलौने या मिठाई न लेकर चिमटा ही खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? सिरचन एक व्यक्ति है जिसको गांव के लोग बहुत ही बेकार समझते हैं। गांव के किसान सिरचन को बेकार ही नहीं बल्कि बेगार भी समझते थे। इसलिए समझते थे कि सिरचन जो था वो सिर्फ खाने से ज़्यादा काम की उसे कोई चिंता ही न होती थी, इसलिए किसान उसे बेकार ही नहीं बेगार भी समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो देख रहे हो बच्चे, हिंदी की क्लास चल रही है, वर्ग 8 की है। तो इसमें दिया हुआ है कबीर के पद के पाठ से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीर के पद दिया गया है जो कि रिक्त स्थान के रूप में है और हम इसे पूर्ति करेंगे यानी कि भरेंगे। तेरा मेरा मनुआ, खाली स्थान इसके बाद है, कैसे खाली स्थान में भरेंगे हम, कैसे इक होई रे। तो कवि यहाँ कहते हैं, कबीर दास कहते हैं कि आपका और मेरा मन एक कैसे हो सकता है। मैं कहता हो आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं आँखों देखी हाल, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, ये व्यक्त करता हूँ और फिर भी तुम कागज़ के लिखे हुए बात पर विश्वास करते हो। मैं खाली जगह तू राख उझाई रे। तो यहाँ होगा मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख उलझाई रे। मैं इस पृथ्वी पर उलझाते उलझाते यानी कि सुलझाते रह हार कर थक गया, लेकिन तुम एक ऐसे हो जो कि इसे सुलझाने के बजाय इसे और भी उलझा दिए हो। मैं कहता तू आगत रहियो, मैं कहता तू जागत रहियो। खाली जगह तू रहता है सोई रे। कबीर दास कहते हैं कि मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ कि तू अपने कर्म के प्रति कर्मठ रहो, फिर भी तुम इसे अनदेखा कर कर सोई रहो, जिससे कि अनदेखा कह सकते हैं। खाली जगह तू जाता है मोही रे, यहाँ भरेंगे मैं कहता निर्मोही रोयो, तू जाता है मोही रे। कबीर दास कहते हैं कि तू किसी के प्रति मोह माया में नहीं पड़ो
अनुराग के प्रति भाव रखो, लेकिन फिर भी तुम मोह माया के जाल में पड़ जाते हो। जुगन 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 सुझावत हारा खाली जगह, जुगन जुगन सुझावत हारा कहीं न मानत कोई रे। युग युग से समझाते हुए हार गए कि फिर भी कोई हमारी बात को नहीं माना। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 5 और यहाँ है निम्नलिखित रचनाकारों के नाम लिखिए। यहाँ कुछ कहानी और कविता दिया गया है जिसमें रचनाकार उसके लेखक के नाम लिखना है। और पहला देखते हैं झांसी की रानी। झांसी की रानी में आप पढ़े होंगे झांसी किस तरह में, झांसी की जो रानी थी वो किस तरह से लड़ाई कर अपने देश के प्रति कर्मठ रहकर वो आगे अपना नाम भी रोशन की। इसके लेखक कौन हैं तो देखते हैं झांसी की रानी के लेखक यानी रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा देखते हैं ईदगाह। ईदगाह जिसमें कि हामिद का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया गया है। और हामिद एक नन्हा लड़का है जो अपने दादी के प्रति, अपनी अम्मा के प्रति कितना स्नेह रखता है। और इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ग देखते हैं दीन बंधु निराला। ये एक कहानी है जिसमें गरीबों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। और वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? आचार्य शिवपूजन सहाय। अगला घ देखते हैं खुशबू रचते हैं हाथ। अभी इसके पहले भी हम लोग प्रश्न पढ़े हैं कि खुशबू रचते हाथ यानी कि गंदे हाथ भी खुशबू यानी कि सुगंध बिखेर सकते हैं। कि रचनाकार कौन है? अरुण कमल। अंग देखते हैं चिकित्सा के चक्कर यानी कि रोग के प्रति जो हम उपचार के प्रति जो चक्कर लगाते हैं उसके इसमें जो एक लेखक थे जो बहुत ही चटोर किस्म के थे, जो हमेशा चाहते थे कि हमारे घर मेहमान आए और मेहमान हमारे लिए फल फूल लेते आए। इसके लेखक कौन हैं? तो बेदल बनारसी। नेक्स्ट चलते हैं च की ओर। च एक पीपल जो कविता है और पीपल के बारे में आप जानते भी हैं कि एक वृक्ष है और हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो इसके रचनाकार कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। चलते हैं छ की ओर। छ क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक जो थे जो कि कलिंग के युद्ध में विजय प्राप्त किए थे और इसके रचनाकार कौन थे? बंशीधर श्रीवास्तव। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं ज में है बच्चों की दुआ। बच्चों की दुआ ये कविता है जिसमें कि बच्चों के दुआ के बारे में यानी कि उसकी पूजा या अर्चना जैसे आशीर्वाद के बारे में दिया गया है। जो कि लिखते हैं कौन? तो रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगला को प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 6। निम्नलिखित का परिभाषा दें। जो नीचे दिया गया है उसकी परिभाषा हमें देना है। परिभाषा क्या देना है? तो पहला है समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को एक साथ मिलकर प्रयुक्त करने की व्यवस्था ही समास कहलाता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे गंगा जल, जो कि गंगा का जल कहलाता है, गंगा जल। और कितने भेद होते हैं समास के? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा तत्पुरुष समास और लास्ट छठवा कर्मधारय समास। चलते हैं संधि की ओर। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल होने वाले उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है।
संधि किसे कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल होने वाले उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। चलते हैं क्या है लास्ट है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए वह सर्वनाम होता है। जो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। राम क्या है? संज्ञा। और विद्यालय क्या है? विद्यालय भी संज्ञा है, लेकिन राम के स्थान पर हम वह प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे वह एक अच्छा बालक है या लड़का भी है, बोल सकते हैं। तो समझ गए बच्चे? सर्वनाम, समास, संधि। चलते हैं संज्ञा के बारे में देखते हैं। संज्ञा किसी भी नाम को, जितने भी नाम हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम हैं, हिमालय, पहाड़, पर्वत, नाम, कुत्ता, गाय, बिल्ली, लड़का, राम, मोहन, सोहन, जितने भी हैं नाम, ये सभी संज्ञा में ही आते हैं। संज्ञा को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 5 वर्ग में। कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 5 वर्ग में। देखते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें पूरे जाति का भेद होता, जिसमें पूरे जाति का संकेत किया गया। जैसे लड़का, जैसे पूरे लड़के समाज को बोल सकते हैं। व्यक्तिवाचक, जिसमें खास व्यक्ति का बोध होता हो। जैसे हिमालय, पटना, हसन बाजार, जेठवार। आपका खुद का स्कूल चलता है, जेठवार, हसन बाजार। समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी समूह का बोध होता हो। जैसे भीड़, मेला, ये सब में समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। भाववाचक, जिससे उसे कहते हैं जिससे आपके भाव को दर्शाता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, बुढ़ापा, खुशी, ये हमारे भाव को व्यक्त करता है। लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि किसी भी तरल पदार्थ को जैसे नाप सकते हो, तौल सकते हो, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इतने समझ गए बच्चे? लास्ट 7वां में चलते हैं। लास्ट 7 नंबर है निम्नलिखित उपसर्गों के 3 शब्द बनना है। तो उपसर्ग जानते ही होंगे कि उपसर्ग पहले लगाया जाता है और प्रत्यय बाद में लगाया जाता है। तो यहाँ उपसर्ग पहले हम लगाते हैं। तो देखते हैं अधि से। तो अधि से 3 शब्द बनाए लिखा हुआ है। तो अधि से अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद ख है अति, अति सुंदर, अति आवश्यक, अतिथि। ग देखते हैं अनु, अनुसार, अनुपम, अनुज्ञा। घ देखते हैं अप, अपसारी, अपनापन, अपना। अंग देखते हैं अभि, अभिसारी, अभिनय, अभिमन्यु, अभिव्यक्ति भी लिख सकते हैं हम। च चलते हैं अन, अनंत, अनाथ, अनार। ये सब हमारे क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा पहले ही लगता है बच्चों। अब नोट देखते हैं। निबंध की तैयारी करना है। आप लोग जो कोरोना काल में घर पर बैठे हो, तो आप साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी में निबंध की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से तैयारी करना है? तो बसंत ऋतु जो आने वाली है, जिसको हम लोग स्प्रिंग सीजन भी बोलते हैं। हिंदी पर्व होली हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। दहेज प्रथा जो आजकल बहुत लोकप्रिय चली है, क्योंकि अक्सर हम दहेज के बारे में सुन रहे हैं कि बहुत से लड़कियों को जला दिया गया है या फिर दहेज के लिए उससे बहुत प्रताड़ना किया गया है। तो दहेज प्रथा के बारे में आप निबंध
लिख सकते हैं। और सबसे मस्ट रखता है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। आप कैसे पढ़ते हो, घर में कैसे व्यवहार करते हो, ये अनुशासन में रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बच्चों आप निबंध के बारे में तैयारी करोगे, मैंने 4 बता दिया है। और इसके पहले अब देखेंगे आवेदन पत्र की तैयारी। आवेदन पत्र यानी कि अपने प्रधानाचार्य के पास लिख सकते हैं, छुट्टी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। माता पिता के पास भी आप पत्र लिख सकते हैं, या किसी पैसे की या किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो अपने पिता या माता के पास पत्र लिखकर आप पैसे मांग सकते हो। प्रधानाचार्य के पास आप छुट्टी के लिए या छुट्टी माफ़ करने के लिए आप लिख सकते हैं। विशेष बच्चों आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। जिस आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है जो कि 8वां यानी 8 क्लास के वर्ग से संबंधित है, इससे 80 या 90% क्वेश्चन बहुत ही टच करने वाला है। ठीक है, इसके बाद और भी क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। ओके बेटा।